तो एक ही दिन में सारे भारतीय निवेशकों के 20 लाख करोड़ रुपए हो गए स्वाहा, एक ही झटके में। इन्वेस्टर्स टुडे लॉस्ट वेल्थ वर्थ रुपीज 20 लाख करोड़ इन मार्केट क्रैश। देश का मार्केट गिर रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी गिर रहा है, जापान का मार्केट गिर रहा है, चाइना का मार्केट गिर रहा है, यूएस का मार्केट गिर रहा है, हांगकांग का मार्केट गिर रहा है। आज इस दौराहे पर हम लोग आकर के खड़े हुए कि समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में पोजीशनिंग कैसे करना है। बट सवाल ये है, व्हाई द मार्केट्स आर फॉलिंग। स्पेसिफिकली जब मैं एक फाइनेंस का टीचर हूं एंड आई टीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, व्हेन स्टूडेंट्स रियली आस्क मी दैट व्हाई द मार्केट इज फॉलिंग, देन दैट्स बिकम माय रिस्पांसिबिलिटी टू आंसर ऑल ऑफ देम। तो अगर तुम एक सीए स्टूडेंट हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है फॉर जनरल अवेयरनेस दैट व्हाई द मार्केट्स आर फॉलिंग। ये वीडियो मैं वेटरन के लिए नहीं बना रहा, मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा जो स्टॉक मार्केट्स में काफी समय से एनालिसिस करे, मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा जो कि काफी समय से स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड पोजीशंस लेते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए होने वाले ताकि उन्हें बेसिक तौर पर समझ में आए दैट द व्हाई मार्केट्स आर फॉलिंग टुडे। तो एक बार जल्दी से रिव्यू करते। ग्लोबल मार्केट्स आर फॉलिंग, दैट्स अ फैक्ट। अगर हम लोग इंडियन मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी फेल बाय 3.24%, सेंसेक्स 2.95% गिरा, निकाई इंडेक्स 7.83% गिरा, डाउ जोन्स जो कि यूएसए का इंडेक्स है, निकाई इज ऑफ जापान, एंड शंघाई दैट इज ऑफ चाइना 7.37% से गिरा। अगर तुम ये सारे इंडेक्स देख रहे हो तो कंपैरेटिवली इंडिया पे हिट थोड़ा सा कम आया है, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब हमारी इकोनॉमी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइन शो कर रही है देन जापान एंड चाइना फॉर श्योर। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि निफ्टी 3.24% गिरा, सेंसेक्स 2.95% गिरा, ऐसा कैसे हुआ। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि निफ्टी जो है वो कॉम्पोजिशन है 50 स्टॉक्स का, टॉप 50 स्टॉक्स का, जबकि सेंसेक्स जो है वो कॉम्पोजिशन है टॉप 30 स्टॉक्स का। दोनों के इंडेक्स निकालने के फॉर्मूले भी थोड़े थोड़े अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में यूजुअली कोरिलेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि निफ्टी और सेंसेक्स सेम परसेंटेज से ऊपर जाएंगे और सेम परसेंटेज से नीचे जाएंगे, इसलिए तुम्हें दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। द एंटायर ग्लोब इज फॉलिंग, और आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फॉल देखा। मतलब मुझे याद आ गई उस 1987 की थियरी की। अमेरिका में 1987 के दिन मंडे को there was one day, Monday, I don't remember the date exactly, the markets fell by 23%, 23% से मार्केट गिरा। और अगर इस तरीके से रुकता नहीं है ये टैरिफ वॉर तो वी कैन सी मोर डाउनसाइड्स। अब सवाल यह है कि ग्लोबल मार्केट्स गिर क्यों रहे हैं, व्हाट आर द की रीजंस। तो रीजन नंबर 1 पूरी दुनिया जानती है, इनफैक्ट यू ऑल्सो नो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए इसलिए मार्केट गिर रहा है। लेट अस जूम इन दिस इमेज। तो चाइना के ऊपर यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाए, वियतनाम के ऊपर लगाए, ताइवान के ऊपर लगाए, जापान के ऊपर लगाए, इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, किसी को नहीं छोड़ा। अभी तक ये होता था कि ये सारी कंट्रीज अमेरिका कर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, यानी कि अमेरिका अगर कुछ एक्सपोर्ट करता था इन कंट्रीज को तो ये सारी कंट्रीज इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करती थी फ्रॉम द इंपोर्टर। लेकिन यूएसए इन पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करता था, बट विथ ट्रंप रूलिंग द नेशन वंस अगेन, ट्रंप ने इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, और यहीं से सारी दुनिया के मार्केट्स संकट में आ गए। देखते हैं कैसे। तो रीजन नंबर 1 ग्लोबल मार्केट कंडीशंस। सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि टैरिफ क्या होता है। तो देखो मेरे भाइयों, इट इज जस्ट अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स यूएस को, तो इंडिया में एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्सेशन नहीं, एक्सपोर्ट पे बहुत सारी रिमिटेंसेस भी मिलती है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जब अमेरिका इंडिया को एक्सपोर्ट करता है तो अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट है, इंडिया के लिए यही इंपोर्ट हो जाएगा। और इंडिया चाहती है कि हम लोग इंपोर्ट कम करें, स्वदेशी बने, इसलिए इंडिया जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करेगी ऑन ऑल द गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाइयों टैरिफ। इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाइयों टैरिफ। मतलब अमेरिका अगर इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करता है तो जो
जिस व्यक्ति ने इंडिया से इंपोर्ट किया है उस व्यक्ति को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी टू द गवर्नमेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल टैरिफ. अभी तक होता यह था कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करता था, यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी नेग्लिजिबल थी, लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद यूएस ने यहां पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी. यानी कि ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिया कि अगर इंडिया अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका में जिस व्यक्ति ने गुड्स भारत देश से खरीदे उसको सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगी, यानी कि टैरिफ देना पड़ेगा. तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें टैरिफ मतलब समझ में आया होगा. ये इंटरनेशनल ट्रेड का टर्म है. जब भी कोई इंपोर्टर कोई भी गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करता है देन ही हैज टू पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी टू द गवर्नमेंट, और उसी को हम लोग टैरिफ कहते हैं, जो यूएस ने फाइनली इंप्लीमेंट कर दिए हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज्ड टैरिफ्स. अगर टैरिफ इंक्रीज किए तो इससे बिजनेसेस का क्या लेना देना. तो अब इस बात को बड़े ध्यान सुनना. मान लो इंडिया ने यूएस से गुड्स इंपोर्ट किए. लेट्स से देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड अमित. अब ये अमित भाई ने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट की इंडिया के अंदर, और अमित भाई को इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ी. अब गुड्स थे 1 लाख रुपए के, फॉर एग्जाम्पल मैं रुपी टर्म से बोल रहा हूं. तो गुड्स थे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए के, और इंपोर्ट ड्यूटी थी 20%, लेट्स से 20,000 रुपीज. तो अब अमित को टोटल कॉस्ट पड़ी 1,20,000 रुपए. अब डू यू थिंक अमित अगर भारत देश के अंदर बिजनेस करेगा तो वो 1,20,000 रुपए वसूल नहीं करेगा? ऑब्वियसली बिजनेस तभी होगा जब बिजनेस में प्रॉफिट्स जनरेट होंगे. तो अमित अब जब भी आगे माल बेचेगा तो वो 1,20,000 प्लस प्रॉफिट्स में जाकर के माल बेचेगा. यानी कि जितनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होगी उतना प्राइस अमित बढ़ा देगा फॉर द नेक्स्ट सेल, और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा. इसलिए tariff plays a very important role in determining the cost of a product, price of the product in the economy. Similarly, अगर इंडिया अब यूएसए एक्सपोर्ट करेगा और यूएसए में कोई कंपनी है जिसने इंपोर्ट किया, लेट्स से एप्पल ने इंपोर्ट किया, यूएसए में कोई कंपनी है एप्पल, और एप्पल ने इंडिया से माल इंपोर्ट किया. अभी तक एप्पल को ये सारा प्रोडक्ट $1,00,000 का पड़ रहा था फॉर एग्जाम्पल. लेकिन अब जब एप्पल ने इंपोर्ट किया और ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 26% इंडिया के ऊपर, तो अब एप्पल को यही प्रोडक्ट पड़ेगा $1,26,000 का, अगर इंपोर्ट ड्यूटी लग गई $26,000 की. तो अब तुम खुद इमेजिन करो, अगर एप्पल को कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो एप्पल अल्टीमेटली ये कॉस्ट अल्टीमेट कंज्यूमर यानी कि एंड कंज्यूमर से ही रिकवर करने वाला है. इसलिए टैरिफ के कारण प्राइसेस बढ़ जाएंगे और ये खामियाजा तुम्हें और मुझे भुगतना पड़ेगा. यानी कि विदेशी चीजें अब और महंगी होने वाली है हमारे देश में, और यूएस के अंदर भी जो भी चीजें वो इंपोर्ट करते थे फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो सारी गुड्स और सर्विसेज यूएस के अंदर भी महंगी होने वाली है. नंबर 3, हाउ टैरिफ्स अफेक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन. तो पहले तो मैं सप्लाई चेन का मतलब समझा देता हूं कि सप्लाई चेन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एप्पल की बात करें तो एप्पल जो है वो अपनी स्क्रीन इंपोर्ट करता है फ्रॉम सैमसंग, अपना कैमरा इंपोर्ट करता है फ्रॉम सोनी जो कि अब स्विच करने वाला है सैमसंग के ऊपर. एप्पल अपना डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी करता है थ्रू फेडेक्स. एप्पल का प्रोसेसर क्वालकॉम बनाता है. एप्पल सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और असेंबली के लिए जिंदा है. असेंबली एप्पल करता है चाइना में शेंजन फैक्ट्री में. तो एप्पल के जितने भी पार्टनर्स हैं टू अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर द आईफोन एंड इवन टू गेट इट सोल्ड इन द मार्केट एंड इंक्लूड्स आफ्टर सर्विस, एप्पल का रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल कंज्यूमर को डिलीवरी तक और आफ्टर सेल्स इंक्लूड करके जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब है मेरे भाइयों सप्लाई चेन. वो सब है सप्लाई चेन. एप्पल की शेंजन फैक्ट्री इन चाइना, दैट्स अ सप्लाई चेन का पार्ट. एप्पल जो सैमसंग से स्क्रीन खरीदता है, सोनी से कैमरे खरीदता है, ये आउटसोर्स कर रखा है, ये सप्लाई चेन का हिस्सा है. तो अगर
टैरिफ्स आएंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, और अमेरिका पे अब लग गई इंपोर्ट ड्यूटी. तो अब लेट्स से यूएसए के किसी व्यक्ति को लग रहा है, जॉन नाम के, कि यार इंडिया से तो माल महंगा आ रहा है, पहले सस्ता आ रहा था, पर अब तो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी. तो अब मैं एक काम करता हूं, रादर देन बाइंग फ्रॉम इंडिया, लेट मी गो एंड बाय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अगर इंपोर्ट ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कम है तो हो सकता है फिर मैं इंडिया से माल ना खरीदूं. और अगर इंडिया से माल नहीं खरीदा गया तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, बिजनेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होगा. तो जो ये टाइमिंग गैप है बिजनेस शिफ्ट करने का, कि अब इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहे, अब इंपोर्ट कर रहे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जॉन को अब ऐसा लग रहा है इंपोर्ट ड्यूटी के बाद ऑस्ट्रेलिया ज्यादा सस्ता है. तो ऐसे केस में जॉन का पार्टनर चेंज हुआ, प्रोडक्शन में डिले हो सकता है, इश्यूज आ सकते हैं, क्वालिटी का इशू हो सकता है, तो सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी. जो अभी सेट सिस्टम है कंपनीज का अपने पार्टनर्स के साथ जो बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे, अब वो पार्टनर्स इधर उधर हिलेंगे, बिकॉज ग्लोबली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंशिएशन नाउ, बिकॉज ट्रंप हैज अनाउंस्ड टैरिफ्स. अच्छा, ग्लोबल रिसेशन का फियर क्यों है? आखिरकार इससे ग्लोबल रिसेशन की बात क्यों हो रही है? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर यूएस ने टैरिफ लगाया तो चाइना पीछे नहीं है. चाइना ने कह दिया कि अगर यूएस टैरिफ लगा रहा है तो हम भी टैरिफ लगाएंगे. यूएस ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ लगाया, हम यूएस से आने वाले सोयाबीन पे टैरिफ लगा देंगे, हम यूएस से आने वाली सारी इंपोर्ट वस्तुओं पर टैरिफ लगा देंगे. वी आर गोइंग टू चार्ज लेट्स से 40% टैरिफ ऑन यूएस प्रोडक्ट्स. और चाइना ने अनाउंस कर भी दिया है वो 10 अप्रैल से टैरिफ बढ़ाने वाला है यूएस के ऊपर. तो अब चाइना ने यूएस के लिए टैरिफ बढ़ा दिया, चाइना ने यूएस के लिए टैरिफ बढ़ा दिया, और यूएस ने चाइना के लिए टैरिफ बढ़ा दिया. तो अब ऑब्वियसली इन दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार कम होगा, बिजनेस कम होगा. मतलब चाइनीज कंपनीज भी इंपैक्ट होंगी और यूएस की कंपनीज भी इंपैक्ट होंगी. अगर दोनों कंपनीज इंपैक्ट हुई तो दोनों की सेल्स कम होगी, दोनों का प्रोडक्शन कम होगा. और अगर मान लो यूएस की कोई कंपनी चाइना से भी इंपोर्ट करती थी और इंडिया से भी इंपोर्ट करती थी, लेट्स से देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एप्पल जो कि चाइना से भी इंपोर्ट करती थी और यूएस से भी इंपोर्ट करती थी. अब चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर हुई और चाइना से इंपोर्ट कम हो गया, एप्पल कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ. इट वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एट द सेम कॉस्ट. इसने मार्केट में प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम हुई, और डिमांड कम हुई तो कंपनी को नुकसान हुआ. तो एप्पल ने इंडिया से भी इंपोर्ट करना बंद कर दिया. अब इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो इंडिया में जो कंपनी थी अमित लिमिटेड, उसके भी हाल खराब हो गए. अब अमित लिमिटेड जो है वो लेट्स से ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट था, तो अमित लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया से माल मंगाना बंद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के भी हाल खराब हो गए. तो पूरी दुनिया जो है वो एक थ्रेड की तरह एक दूसरे से चिपकी हुई है. अगर एक पार्टनर फेल हुआ तो इवेंचुअली सब फेल हो जाएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल डोमिनो इफेक्ट. इसलिए दुनिया कह रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दैट वर्ल्ड कुड बी हेडिंग टुवर्ड्स ग्लोबल रिसेशन अगर ट्रंप को रोका नहीं गया. क्योंकि अगर इसी तरह से टैरिफ लगते रहे तो फिर कंपनीज का इंटरनेशनल ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कंपनीज का इंटरनेशनल ट्रेड करना मुश्किल हुआ तो इन दैट केस द एंटायर वर्ल्ड कैन गो इनटू ग्लोबल रिसेशन. क्योंकि इंडियन कंपनी इंपैक्ट हुई तो हो सकता है इंडिया जिस से इंपोर्ट करता था वो सारी कंट्रीज इंपैक्ट होंगी. यूएस इंपैक्ट हुआ, वहां की कंपनीज अगर माल नहीं बेच पाई, प्राइस बढ़ा टू द एंड कंज्यूमर और डिमांड कम हुई, और ये कंपनीज इंपैक्ट हुई तो वो इंडिया को भी इंपैक्ट कर देंगी, वो चाइना को भी इंपैक्ट कर देंगी, वो ऑस्ट्रेलिया को भी इंपैक्ट कर देंगी, वो पूरे ग्लोब को इंपैक्ट कर देंगी. और ऐसे पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल रिसेशन में जा सकती है. और इसका दूसरा साइड भी तो सोचो ना, अगर मैं किसी एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में काम करता हूं एंड देयर बिजनेसेस आर नॉट गोइंग गुड, तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है. और जब मुझे नौकरी से निकाला जाएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट डिमांड इन द मार्केट, और ऐसे में पूरा वर्ल्ड स्लो डाउन और स्लगिश हो सकता है. दैट्स व्हाई एवरीबडी इज फियरिंग ग्लोबल रिसेशन. रीजन नंबर 2, एंजाइटी इन इन्वेस्टर्स. तो मेरे भाइयों, एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है विक्स. व्हाट इज विक्स? विक्स इज व्हाट वी कॉल वॉलेटिलिटी इंडेक्स. इन्वेस्टर कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं चाहता.
अगर आज भी तुमने थोड़ी बहुत न्यूज सुनी या कुछ भी न्यूज पेपर्स बने, द बेस्ट स्ट्रैटेजी ओवर हियर इज टू वेट एंड वॉच। अगर तुम्हारे पास पैसा है भी 100 रुपए, तो 5-5 रुपए हर फॉल पे लगाते जाओ, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट रिकवर बहुत जल्दी करेगा तो। अदरवाइज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू वेट एंड वॉच, क्योंकि इन्वेस्टर्स हेट अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अनसर्टेनिटी। रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, आज सुबह 11 बजे न्यूज आई कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। पुतिन बहुत अग्रेसिव है, ऐसे एक न्यूज चैनल ने बोला। मुझे लगा कि 12 बज गए, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, अमेरिका आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, बेचो, मार्केट गिरेगा, बेचो 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 बेचो। सडनली पुतिन का स्टेटमेंट आया कि ये हमारा सिर्फ डे 1 है, अगर यूक्रेन सरेंडर कर दे या यूक्रेन हमारी मांगे मान ले तो हम वॉर यहीं खत्म कर देंगे। ऐसा पुतिन ने स्टेटमेंट दिया 12:15 बजे। एंड आई एम लाइक यार, यूक्रेन तो मान ही लेगा, रूस की बात है, और पुतिन इतना अग्रेसिव दिख भी नहीं रहे, तो मेरे को नहीं लगता वॉर से कुछ ज्यादा होगा। अरे मार्केट गिर रहा है, चलो अब खरीद लेता हूँ, बाय 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 बाय। तो जिस व्यक्ति ने 11 बजे बेचा था, उसी व्यक्ति ने 12:15 बजे वापस खरीद लिया। तो मार्केट एक बार गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर आएगा। It is very very difficult to predict that what will happen, and just because tariff लगे हैं ग्लोबली, तो किसी को नहीं पता कि अब जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काम कैसे करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा। तो इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे को हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी। और इस वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स। अगर ये विक्स बहुत ज्यादा है, मतलब एवरी इन्वेस्टर इज फियरफुल, एवरी इन्वेस्टर इज फियरफुल। कैसे निकलता है विक्स वो छोड़ दो, वो बड़ा टेक्निकल है, वो फ्यूचर ऑप्शंस की प्राइसेस से निकलता है। बट अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर विक्स ज्यादा है तो इसका मतलब है इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, अनसर्टन है, मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगा। लेकिन अगर विक्स कम है, इसका मतलब है मार्केट काम एंड कंपोज्ड है। सबको पता है दैट मार्केट इज गोइंग टू गो लीनियर, ऐसे इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। दिस इज व्हाट पीपल बिलीव। अगर विक्स कम है तो विक्स आइडियली अगर 15 से कम होता है देन द मार्केट इज काम, और अगर विक्स 30 से ज्यादा होता है देन द मार्केट इज वेरी अनसर्टन एंड देयर इज सो मच फियर। अभी करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट का विक्स इज 60%। सोच रहे हो कितना डर है इन्वेस्टर्स के मन में। और जब भी डर लगता है ना, जब भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि बॉस मार्केट गिरेगा, पता नहीं कितना बड़ा क्रैश हो जाए, एवरीबडी सब पोर्टफोलियो देखते हैं, रेड 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 रेड, सेल 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 सेल, और सब अपने स्टॉक्स बेच देते। एंड दैट्स वेयर द मार्केट फॉल्स इवन मोर। एंजाइटी इन द इन्वेस्टर्स, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से मार्केट और तेजी से गिरता है। रीजन नंबर 2, इंडिया का विक्स चल रहा है 60%, मार्केट्स आर पोजिंग हाईली अनसर्टन सिचुएशंस, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाइयों। एंड रीजन नंबर 3, मार्केट करेक्शंस। ये तो अभी एकदम इमीडिएट फॉल का रीजन नहीं है, पर मार्केट्स ना कभी भी इस तरीके से नहीं बढ़ते, मार्केट्स कभी इस तरीके से नहीं बढ़ते। मार्केट्स हमेशा एक बड़ा स्टीप हाई लेने के बाद गिरते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। मार्केट्स कभी भी ऐसे इस फैशन में नहीं बढ़ते, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ते, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। अगर मैंने कोई शेयर 100 का खरीदा था और आज वो 150 हो गया, मुझे लग रहा है भले इसमें पोटेंशियल है 170 जाने का, बट स्टिल अगर मैं सैटिस्फाइड हूं विद द प्रॉफिट दैट आई हैव अर्न्ड, तो मैं उसको 150 पे सेल कर दूंगा। और मेरे ऐसे 1-2 लोग नहीं होंगे, मेरे से बहुत सारे लोग होंगे। तो मार्केट जब 100 से 150 गया, तो 150 के बाद एक बार डिप खाएगा और फिर शायद हो सकता है 160-170 वापस चले जाए, क्योंकि जिसने ये शेयर 150 में देखा था और अब वो 130 आ गया, तो वो सोच रहा अरे ये तो 150 गया था, 130 आ गया, चलो खरीद लो, तो वापस खरीदता है, तो मार्केट में गो अप। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन जब भी मार्केट एकदम से बढ़ता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बुल रन्स होते हैं, तो उसके बाद एक बेरिश ट्रेंड आता ही आता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में ये ड्यू था। 2023-2024 बड़े सुनहरे मौके थे स्टॉक मार्केट के पास। 2022-23 में सेबी ने तो सबसे ज्यादा आईपीओ भी अलाउ किए, सेकेंड हाईएस्ट ईयर था वो इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेटिंग आईपीओस। तो मार्केट 23 और 24 में भयंकर बढ़ा, तो इट वाज मच एक्सपेक्टेड कि 2025 में मार्केट गिरेगा ही, पर इतना गिरेगा
ये किसी ने नहीं सोचा था। मार्केट गिरेगा पर इतना गिरा हुआ होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था मेरे भाइयों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मार्केट्स यहां से रिकवर करेंगे? तो मैं तुम्हें एक बढ़िया एनालिसिस बताता हूं। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली। तो मैं एक निफ्टी का ग्राफ खोल देता हूं तुम्हारे लिए, जिससे तुम बेहतर तरीकों से चीजें समझ पाओगे। तो ये निफ्टी का ग्राफ है, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, निफ्टी जो है वो 1991 से लगातार चालू है। और इनिशियली अगर तुम 1990 से लेकर के 2000 तक देखोगे तो निफ्टी जो है वो बड़ा कम ग्रो हुआ है, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हुआ है। उसका रीजन बड़ा सिंपल था, हमारा देश जो था वो बड़ी क्रैंकी सिचुएशन में था। इट वाज, इफ नॉट फॉर मनमोहन सिंह इन 1991 वी वुड हैव कोलैप्स्ड एज अ नेशन। तो देश को जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने में समय लगा, तो नोबडी बिलीव्ड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, इसलिए यहाँ पे पैसा कभी आया ही नहीं। तो देखो यहाँ पे मार्केट जो है वो बिल्कुल एकदम स्टेगनेंट ही रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। फिर मार्केट थोड़ा सा गिरा, फिर मार्केट के सुनहरे दिन चालू हुए 2003 के बाद। हर्षद मेहता वाली कहानी तो सब लोगों ने सुनी ही है, देखी ही है। और 2003 के बाद मार्केट बड़ा 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 अपने पीक पे पहुंच गया 6400 के। और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मार्केट वापस गिरा। हर्षद मेहता कांड हुआ, सत्यम 2007 बड़ा फेलियर, ग्लोबल रिसेशन, और मार्केट धड़ाम से नीचे। तो जो मार्केट 6000 था वो मार्केट गिर करके 2700 पहुंच गया। आई रिपीट, जो मार्केट 6400 पे था वो गिर करके सीधे 2700 पहुंच गया, 2800 पहुंच गया। इतना गिर गया मार्केट। अब देखते हैं टाइम कितना लगा रिकवरी करने में। ये लोएस्ट पॉइंट था मार्केट का 2008 के एंड में, हम 2009 ही मानते हैं इसको। 2008 के एंड में एकदम नवंबर में मार्केट गिरा, फिर रिकवरी शुरू हुई, और रिकवरी होते 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 वापस ये पुराने लेवल पे पहुंचा इन 2010 एंड में। तो 2009 2010 2 साल लग गए मार्केट को रिकवर करने में, जब 2007 का स्टीप फॉल आया था। उसके बाद छोटे मोटे स्टीप फॉल आते गए, और फिर ये एक बड़ा स्टीप 2020 के अंदर मार्केट गिर के 8616 पॉइंट्स पे पहुंच गया। इट हैपेंड ऑन 2 मार्च 2020। और फिर मार्केट को रिकवर करने में इंटरेस्टिंगली इस बार बहुत कम टाइम लगा। इस बार मार्केट रिकवर्ड टू द ओल्ड लेवल जस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। 1 साल में मार्केट वापस से रिकवर कर गया, और उसके बाद तो मार्केट रुका ही नहीं, एंड इट वेंट हाई एंड हाई एंड हाई एंड हाई एंड हाई। और अब जाकर के एकदम से करेक्शन आया, और करेक्शन जो है वो अब 22,000 पॉइंट्स पे है। इससे मार्केट और नीचे भी गिर सकता है, रियली डोंट नो, पर जितना भी गिरेगा, दिस इज माय प्रेडिक्शन, माय एस्टिमेशन, दैट इट वुड टेक 1 ईयर फ्रॉम हियर टू रिकवर अगेन। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो यही कहता है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो 2020 में हुआ वैसा ही कुछ हम 2025 के अंदर भी देख सकते हैं। तो मार्केट्स रिकवर करेंगे 100% यस, but at the time markets are falling, obviously yes, it's an opportunity for India, I tell you yes, क्योंकि चाइना ऑलरेडी रिसेशन फेस कर ही रहा था। ये बार बार न्यूज आ ही रही थी कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है, और ऐसे केस में जब यूएस ने टैरिफ वॉर शुरू किया और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है, तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया को हब बना सकते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आकर के बिजनेसेस अपने शुरू कर सकती है, एंड इंडिया इज मूविंग रियली स्ट्रॉन्ग। फंडामेंटल्स हमारे अच्छे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, देयर इज सो मच कंजम्पशन इन आवर कंट्री, सो वी आर रियली ब्राइट एज फार एज आवर फ्यूचर इज कंसर्न। तो क्या मार्केट्स रिकवर करेंगे? 100% रिकवर करेंगे। डज इट मीन मैं सारा पैसा लगा दूं? आई एम टेलिंग यू, जितनी तुम्हारी एपेटाइट है, अगर तुम्हें 100 रुपये लगाना है, सो इन एवरी फॉल यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 10 रुपीज। दैट वुड बी अल्टीमेटली माई एडवाइस टू बी देयर एट द मार्केट एंड जस्ट प्रेडिक्ट इट। तो मेरे भाइयों, यही था जो मुझे तुम तक कम्युनिकेट करना था। एटलीस्ट मैं उतना तो पहुंचा पाया कि अब अगर तुमसे स्टॉक मार्केट्स की कोई बात करेगा और ये पूछेगा कि वाई मार्केट्स आर फॉलिंग, तो तुम चुप नहीं रहोगे इफ यू आर माय स्टूडेंट। सो दिस वाज जस्ट अ नोबल कॉज। अगर ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो सीए नहीं भी कर रहे हो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो. एवरीबडी डिजर्व्स टू गेट अपडेटेड एंड अंडरस्टैंड व्हाई द स्टॉक मार्केट्स आर फॉलिंग. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.